अगर मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ज्वेलरी इंडस्ट्री में, तो मैं सीधा सीधा थाईलैंड से इंपोर्ट कर सकता हूँ। यस। सुना है थाईलैंड में जो सिल्वर का प्राइस है वो इंडिया के कंपैरेटिवली कम है। दोनों के रेट में, मतलब सिल्वर का थाईलैंड का रेट और सिल्वर का भारत का रेट, दोनों के बीच में करीबन 7 to 8% का मार्जिन है। चांदी मैंने सुना है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है रेट वाइज, तो अगर वहाँ पर से कोई इंपोर्ट करता भी है और इतने फ्लक्चुएशंस होते हैं तो क्या प्रॉफिटेबल होता है? आपको उसको भी मैनेज करने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जब आप इंपोर्ट करोगे यहाँ पे आने में 7 to 8 डेज लग जाते हैं पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराने में। तो 8 दिन के अंदर रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए या बहुत ज़्यादा कम भी हो गए तो ये तो आपका नसीब है। सर मैंने सुना है थाईलैंड में जो सिल्वर का प्राइस है वो इंडिया के कंपैरेटिवली कम है और कई सारे बिजनेसमैन इंडिया में ज्वेलर्स थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने जब थाईलैंड विजिट करी थी, बैंकॉक में स्पेशली, तो वहाँ पे सिल्वर का बहुत बड़ा मार्केट है। होलसेल वहाँ पे लाइन से बने हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी सारी वहाँ के गवर्नमेंट ने प्रमोट करी है, जिसके सपोर्ट के कारण वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है सिल्वर को लेके। अब बात करते हैं कि स्पेशली रेट को लेके, तो सिल्वर का थाईलैंड का रेट और सिल्वर का भारत का रेट, ये दोनों के बीच में करीबन 7 to 8% का मार्जिन है। अच्छा, मतलब आप ये समझिए। और दूसरा क्या होता है कि भारत और थाईलैंड के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत फ्री ट्रेड जोन वहाँ पे क्रिएट हुआ है। Okay. तो फ्री ट्रेड जोन के अंतर्गत अगर वहाँ से जो भी चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ का रेट और यहाँ के रेट में करीबन आपको 7 से 8% का मार्जिन मिल जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप 1 करोड़ का भी इंपोर्ट करवाते हो तो आपको 7 से 8% का, मतलब 8 लाख रुपीज़ का बेनिफिट वहाँ पे 100% हो सकता है। अगर मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ज्वेलरी इंडस्ट्री में, तो मैं सीधा सीधा थाईलैंड से इंपोर्ट कर सकता हूँ। यस। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस नीडेड होंगे सर? देखो, वहाँ पे हमने 2-3 थाईलैंड के अंदर हमने 2-3 एडवोकेट से कनेक्ट किया हुआ है। एक सोफिया करके, एक मुबारक करके हैं, मेरे जो रेफरेंस थे उनके थ्रू हम उनके पास गए थे, उनसे बहुत सारी प्रोसेस को समझा था। और पूरी प्रोसेस समझने के बाद मुझे ये बहुत क्लियर हो गया कि वहाँ की गवर्नमेंट, एक तो आपको 51% का वहाँ का कोई भी थाई बंदा जो होता है या जो थाई व्यक्ति होता है उसको आपको पार्टनर बनाना पड़ता है, और जिसको आपको 51% स्टेक देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये रिस्क फैक्टर है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं देखते हैं। आपने अगर एक थाई मेंबर से पार्टनर बना भी लिया और उसके साथ आपने पार्टनरशिप कर भी ली, तो भी बहुत मिनिमम अमाउंट में आप अच्छी कंपनी वहाँ पे रन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भारत के कंपेयर में थाईलैंड अगर आप जाओगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि भारत में खर्चा हो रहा है या थाईलैंड में खर्चा हो रहा है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर उनका और हमारा मल्टीप्लिकेशन 2.54 का है। मतलब यहाँ का 2.5 रुपया और वहाँ का 1 रुपया ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का एक्सपेंस और हमारे एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो सिमिलरिटी सेम आती है। तो अगर कोई वहाँ पे जाके ये बिज़नेस करना चाहता है, नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है, तो 100% थाईलैंड जाके बैंकॉक में अपना एक एस्टेब्लिश बिजनेस कंपनी खोलनी चाहिए। और वहाँ से स्पेशली सिल्वर को लेके एक्सपोर्ट पावर को यूज़ करना चाहिए और भारत में इंपोर्ट पावर क्रिएट करना चाहिए। ठीक है। तो सर जैसे अगर कोई इंसान थाईलैंड में अपना पार्टनर ढूंढता है और 51% दे भी देता है उसको, तो फिर वो उसकी कंपनी से इंडिया की कंपनी में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखा सकता है, राइट? हाँ, क्यों नहीं दिखा सकता है। बेसिकली ये भी एक लीगल बिजनेस है। ओके। आप वहाँ से गुड्स परचेज कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो और उसको आप दूसरे देश में बेचने की कोशिश कर रहे हो। और जो गवर्नमेंट उसको, मतलब हम कह सकते हैं, वेलकम भी कर रहा है। अगर आप थाईलैंड से अगर कोई ज्वेलरी यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हो तो कस्टम वगैरह सब क्लियर्स करा के आप लीगल फॉर्मेलिटी से सारी प्रोसेस करवा लो, और इंडिया में आने के बाद उसको आप अपने लेवल पे पूरे पैन इंडिया में बेच सकते हो। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो जैसे सर चांदी मैंने सुना है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है रेट वाइज, तो अगर वहाँ पर से कोई इंपोर्ट करता भी है और इतना फ्लक्चुएशंस होते हैं तो क्या प्रॉफिटेबल होता है? देखो, फ्लक्चुएशन होना एक स्वाभाविक है। आपको उसको भी मैनेज करने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जब आप इंपोर्ट करोगे यहाँ पे आने में 7 to 8 डेज लग जाते हैं पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराने में। तो 8 दिन के अंदर रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए या बहुत ज़्यादा कम भी हो गए तो ये तो आपका नसीब है। उसको आप कहीं पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ें नसीब के अधीन है। राइट। और रेट आपके हाथ में नहीं है, रेट गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं है। रेट कंट्री वाइड्स चेंज होते रहते हैं, उनके डॉलर के हिसाब से उसके रेट में फ्लक्चुएशन आते रहता है। सर तो जैसे रोज़ गोल्ड जो है इंडिया में काफ़ी महंगा मिलता है, इसका क्या रीज़न है? रोज़ गोल्ड की ज्वेलरी, देखो, हर चीज़ का एक कॉस्ट क्रिएट होता है। आप ये मान के चलिए कि जब रोज़ गोल्ड की जब ज्वेलरी हमारे मैन्युफैक्चर जब बनाते हैं तो पहले तो उसकी प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करिए। अलॉय बहुत महंगा है रोज़ गोल्ड का, क्योंकि पहले ही बात तो रोज़ गोल्ड 90% मार्केट में बनता है 18 कैरेट में, 18 कैरेट में।
तो उसके अंदर जो अलॉय मिक्स किया जाता है वो अलॉय बहुत महंगा होता है। उसके अंदर जो मिक्सचर आते हैं रोज़ गोल्ड के वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। Okay. तीसरा, जो रोज़ गोल्ड की जो प्योरिटी 18 कैरेट रखने के कारण आप समझिए गोल्ड लॉस बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, क्योंकि जब भी वो ज्वेलरी बनती है तो उसमें गोल्ड लॉस होने के चांसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उसको भी हमको कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। चौथी बात, वाइट रोडियम अगर हम 10 ml भी बाई करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है 10 ml की वो करीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आती है। अच्छा। अगर वो वाइट रोडियम जो है वो भी वहाँ पे यूज़ होता है। हाँ। तो ये सब भी कॉस्ट उसी के अंदर जुड़ी जाती है। अब उसके बाद मशीन जो उसका सेटअप है, क्योंकि जितनी भी रोज़ गोल्ड ज्वेलरी बनती है उसका जो मशीनरी है वो मशीनरी इंडिया में तो है, लेकिन काफ़ी सारी मशीनरी ऐसी है जिसको हमको जर्मन से एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है, मतलब इंडिया इसको इम्पोर्ट करती है और उसके बाद मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, तो उसकी भी एक एड ऑन कॉस्ट लग जाती है। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जब मैन्युफैक्चर होलसेलर को माल बेचता है तो वहाँ पे भी उसका एक प्रॉफिट मार्जिन एड ऑन होगा। राइट। होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो होलसेलर का भी 1% का मिनिमम मार्जिन भी अगर वो लगाता है तो वो भी कॉस्ट में ऐड होता है। तो आप मान के चलिए कि रिटेल सेगमेंट में रोज गोल्ड ज्वेलरी जब आप खरीदने जाओगे तो मिनिमम से मिनिमम आपको 18% तो देना ही पड़ेगा। तो ये 18% से लेके 25% तक वो रोज गोल्ड ज्वेलरी बिकती है मार्केट में।